नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बनाने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच रशिया के द्वारा मीडिएशन करवाने से संबंधित। तीसरा, जो पुलिस स्टेशंस, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स या फिर प्रिजन्स हैं, उनको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फ्रेंडली बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्टैंडर्ड्स का एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज का डेटा है थोड़ा सा ही है, मतलब एक ही लाइन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट में भी और पुलिस की कार्यप्रणाली आए वहाँ पर भी। अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, हमारे देश में टोटल जितने पुलिस पर्सनल हैं ना, उनमें से सिर्फ 7% महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बारे में कुछ लिखना हो तब आप ये बता सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज की इस मॉडर्न इकोनॉमी में ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप देखते हो या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आप देखते हो, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमराज, इवन हाउस होल्ड गैजेट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि ईसीजी मशीन्स, इवन ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स जैसे जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। इन सब में देखो, सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है ऑटोमेटिक प्रोविजंस के लिए। लेकिन इन सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में ना, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये सेमीकंडक्टर चिप्स हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, जापान। बट देखो, जैसे अभी कोविड-19 आया ना, तो विभिन्न देशों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं ना इकोनॉमी के चलने के लिए, डेली लाइफ के लिए, उन चीज़ों के लिए आप दूसरे देशों पर डिपेंड ना करो। क्योंकि जब कोविड-19 आया था, चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, लेकिन सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई। तो बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स जो हम चाइना समेत दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे ना, कोविड-19 की महामारी के दौरान हम एकदम से वो चीज़ें नहीं इंपोर्ट कर सके। हम मोहताज हो गए दूसरे देशों पर, वो हमें दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने एक्सपोर्ट रोक दिया। तब इंडिया को, देखो वैसे तो बहुत सारे देशों ने ऐसी दिक्कतें महसूस की थी, लेकिन हम तो इंडिया की बात करेंगे ना। तो इंडिया को महसूस हुआ कि क्रिटिकल आइटम्स के लिए आप दूसरे देशों पर डिपेंड मत करो, आप ये सारे क्रिटिकल आइटम्स जो है ना वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। तो इसके बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी लॉन्च किया। तो उन्हीं क्रिटिकल आइटम्स में से एक है सेमीकंडक्टर चिप, जिसकी इंपॉर्टेंस को हमने शुरुआत में डिस्कस भी किया। तो अब सरकार चाहती है ना सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में इंडिया आत्मनिर्भर बने, बल्कि ग्लोबल हब भी बने सेमीकंडक्टर चिप्स का, बल्कि दूसरे देश से इंडिया से इंपोर्ट करें। ऐसी स्टेटस, ऐसी सिचुएशन इंडिया हासिल करें। और इसी के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की है। इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल में जो आपकी डिस्प्ले होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा हो, इसको बूस्ट करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है। क्या क्या प्रोविजंस हैं इस स्कीम के, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कोई प्लेयर यानी अगर कोई कंपनी इंडिया में सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करती है, तो सरकार 50% की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी उस कंपनी को। मतलब अगर एक सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश की जाती है कंपनी के द्वारा 1000 करोड़ रुपए से, तो 500 करोड़ सरकार उसे देगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर देखो स्टेट्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि विभिन्न स्टेट्स में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्लस्टर इस्टेब्लिश किया जा सके। मतलब क्लस्टर जैसे कि देखो, दिल्ली में जो राजेंद्र नगर है वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स का एक क्लस्टर है। वहाँ पे आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित बुक्स मिल जाएंगी। मतलब यूपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्री की, मेंस की, वो मिल जाएगा। ऐसे का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो मिल जाएगा। अरे मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे आना जरूरी है तैयारी करने के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सिर्फ ये क्लस्टर का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर के लिए ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लस्टर इस्टेब्लिश कर दो कि एक ही जगह पे आपको लैंड मिल जाए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, वहीं पे आपको सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर मिल जाए। मतलब जो भी चीज़ों की आवश्यकता है ना सेमीकंडक्टर
फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं, तो वो हो जाएगा क्लस्टर। तो ऐसे क्लस्टर सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहता है और इसके लिए स्टेट्स के साथ मिलकर काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेगा, जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको कॉमर्शलाइज करने के लिए। मतलब रिसर्च तो अच्छी चीज़ है इन लेबोरेटरीज में जो होती हैं, बट उन रिसर्च का फ़ायदा भी तो होना फर्दर सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सरकार देखो एक स्पेशल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च करेगी, ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लीड किया जाएगा सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं ना उनके द्वारा। और काम ये होगा इस मिशन का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज ड्रा करना, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का एक अच्छा सा इकोसिस्टम बने। तो ये जो मिशन होगा ना, ये नोडल एजेंसी भी होगी। सरकार ने जो ये स्कीम्स लॉन्च की हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, उन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाएगा इस एजेंसी के द्वारा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये जो प्रोग्राम है ये देखो हमारे देश में 85,000 वेल ट्रेंड इंजीनियर्स डेवलप करेगा, और जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर हैं जो चिप डिज़ाइन करते हैं उनको मौका दिया जाएगा अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करने का। और जो ये डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, इसमें भी सरकार 50% एक्सपेंस बियर करेगी। यानी कि अगर देखो कोई कंपनी चिप डिज़ाइन करती है, मतलब जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है सरकार का, उसके तहत फिर सरकार 50% पैसे देगी चिप डिज़ाइन पर। ऐसा बिल्कुल इतना आसान भी नहीं है, मतलब सरकार ने कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी रखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा जो प्रोग्राम है ना वो 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब्स प्रोड्यूस करेगा और 1 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से हमने सरकार के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है ना सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को हमारे देश में बूस्ट करने के लिए, उससे संबंधित प्रोविजंस डिस्कस किए। अब राइटर कुछ कंसर्न्स भी बताते हैं। सबसे पहला कंसर्न तो देखो ये है, देखो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट अगर इस्टेब्लिश करनी है ना उसमें बहुत खर्चा आता है, और सरकार की जो स्कीम है ना सिर्फ 76,000 करोड़ की है। सरकार ने यह भी कहा है अपनी स्कीम में कि हम 2 जो प्लेयर्स इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो 50% कॉस्ट हम देंगे उसकी। तो सिर्फ 2 एलिजिबल प्लेयर्स के लिए ये पॉइंट है। तो देखो ज़्यादातर खर्चा तो सरकार 76,000 करोड़ में से इन्हीं को दे देगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और सरकार कहती है कि कम से कम ऐसे 2 प्लेयर्स को हम जितना भी उनको खर्चा आया है उसका 50% देंगे। तो 76,000 करोड़ का ज़्यादातर पैसा तो इन्हीं प्लेयर्स को दे दिया जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स है ना, जैसे डिस्प्ले फैब्स, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, चिप डिज़ाइन सेंटर्स, इनको देने के लिए सरकार को बहुत कम पैसा बचेगा। ये बड़ी दिक्कत है। और दूसरा देखो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए ना मिलियंस ऑफ लीटर क्लीन वाटर की आवश्यकता होती है। एक्सट्रीमली स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए, बिजली बिल्कुल जानी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में डेवलप करना होगा। अच्छी बात यह है सरकार ने क्लस्टर्स की बात की है, तो वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड करे ताकि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश हो सकें। कंक्लूजन में एक बात यही बोली जा सकती है कि देखो अच्छी बात यह होती अगर नया मिशन थोड़ा ज़्यादा फिजिकल सपोर्ट देता, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप बनाने की जो पूरी चेन है, चिप की डिज़ाइन से लेके पूरी फाइनल प्रोडक्ट बनने तक चेन में सभी स्टेजेस पे सरकार ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी सरकार ने ज़्यादा ध्यान चिप मैन्युफैक्चरिंग पे दिया है, डिज़ाइन पे उतना नहीं दिया है, बाकी एस्पेक्ट्स पे उतना नहीं दिया है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं राइटर के, और ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बनाने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रशिया के द्वारा इंडिया और चाइना के बीच मीडिएशन करवाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है पुतिन कुछ दिनों पहले भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या बात हुई।
तो ये थोड़ा अनयूजुअल है। एक प्रकार से स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है और जल्द ही 3 देशों का समिट भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, RIC, जिसमें 3 देश शामिल हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। देखो वैसे तो रशिया के ना काफ़ी इंटरेस्ट में है अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस डिफ्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया, चाइना, रशिया ब्रिक्स में भी हैं, SCO में भी हैं। अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस रहती हैं ना, तो ये ग्रुप्स ज़्यादा एक्टिव नहीं रहने वाले हैं। दूसरा, रशिया ये चाहता है कि ये जो ग्रुप्स हैं ना एक्टिव रहें और ये 3 देश मिलके, रशिया, इंडिया और चाइना मिलके US लेड वेस्टर्न वर्ल्ड का सामना करें। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया देखो रशिया से बहुत हथियार परचेज करता है। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है USA की सैंक्शंस की धमकी के बावजूद। तो रशिया और इंडिया की दोस्ती हालांकि देखो पहले जितनी स्ट्रोंग नहीं है, बट जिस प्रकार से डिफेंस रिलेशनशिप अभी भी मजबूत है, तो रशिया चाहता है कि वो रशिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करे। कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन? देखो कल को अगर टेंशंस बढ़ती हैं इंडिया और चाइना के बीच, तो फिर इंडिया और ज़्यादा हथियार परचेज करना चाहेगा रशिया से, लेकिन चाइना रशिया को ये बोलेगा कि आप इंडिया को हथियार मत दीजिए क्योंकि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो रशिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा। इंडिया को हथियार बेचना जरूरी है रशिया की इकोनॉमी के लिए, पुरानी दोस्ती भी है, लेकिन चाइना के साथ आज के समय में रशिया की दोस्ती ज़्यादा मजबूत है। तो चाइना की बात माने तो नुकसान और ना माने तो भी नुकसान। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस डिफ्यूज होती हैं तो इससे रशिया को फायदा है, इसीलिए रशिया प्रयास भी कर रहा है मीडिएशन के। बट देखो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों? उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहली चीज़, देखो पिछले 1-2 सालों में ना बहुत ज़्यादा खटास आ गई है इंडिया और चाइना के बीच। लास्ट बार प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति ने आमने सामने आकर मुलाकात की थी ममल्लापुरम समिट में। उसके बाद कई सारे मल्टीलेटरल समिट्स अटेंड किए दोनों प्रीमियर्स ने, जैसे ब्रिक्स का, SCO का, G20 का, लेकिन बायलेटरल बातचीत नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति के बीच। राइटर तो ये भी कहते हैं चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच जब मुलाकात हुई थी ना, तो कुछ वादे किए गए थे चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा। उन प्रोमिसेस को जब तक फुलफिल नहीं किया जाता है तब तक RIC का समिट नहीं ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और भी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें पूरी तरह से ये बात नहीं माननी चाहिए कि रशिया जो है वो मीडिएशन करवा सकता है इंडिया और चाइना के बीच। पॉइंट ये है, देखो रशिया और चाइना की दोस्ती ना पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। चाइना अपने एयरक्राफ्ट भेजता है ताइवान के नज़दीक, इस मुद्दे पर रशिया चाइना का सपोर्ट करता है। और रशिया के जो एक्शंस है ना यूक्रेन के अगेंस्ट, इस मुद्दे पर चाइना रशिया का सपोर्ट करता है। रशिया जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, खास करके एक जो डील साइन हुई है रशिया और चाइना के बीच कि आने वाले 30 सालों में रशिया चाइना से $400 बिलियन की गैस परचेज करेगा। इवन अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो बातचीत होती है ना, उसमें रशिया इंडिया को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। एक ग्रुप बना था अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, ट्रोइका प्लस। इस ग्रुप में US, चाइना, पाकिस्तान प्लस रशिया है, लेकिन इंडिया नहीं है। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, तो देखो पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए कि पुतिन जो है वो ऑनेस्ट ब्रोकर का काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और शी चिनफिंग के बीच। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाते हो तो अभी जो हमने ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए ना, ये फैक्टर्स भी आप जान लीजिए, उससे पहले आप इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगाएं। लास्ट में बात ये है कि देखो इंडिया को ना एक टाइट रस्सी पर चलने की आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। एक तरफ इंडिया की दोस्ती USA और USA के एलाई कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अच्छी है, ज़्यादा है। दूसरी तरफ USA की खिलाफत वाला जो दूसरा ग्रुप है जिसमें रशिया है, आप कह सकते हो चाइना है, ईरान है, इनके साथ भी इंडिया को, चाइना छोड़ दीजिए अभी टेंशन्स हैं, लेकिन ईरान, रशिया जो ये USA की खिलाफत वाला ग्रुप है ना, इनके साथ भी इंडिया अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना इंडिया के लिए एक चुनौती भरा काम रहेगा,
लेकिन ये इंडिया के इंटरेस्ट में है दोनों ग्रुप्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रशिया के मीडिएशन करवाने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पुलिस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उन स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो जो पुलिस है वो सभी को एक्सेस मतलब आसानी से अवेलेबल और सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए पुलिस, लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए तो पुलिस का एक्सेसिबल होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हैं उनको वायलेंस का ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी साल के शुरुआत में एक केस पाटन जामल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में मामला था एक डिफरेंटली एबल्ड महिला के रेप का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वो इजी विक्टिम बन जाते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस होता है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स रिलीज़ किए हैं कि पुलिस स्टेशंस में, प्रिजन्स में यानी जेलों में, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स में क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और जो कामकाज करेंगे उनमें भी वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के हितों का ध्यान रखेंगे। जैसे देखो, कोई डिजास्टर आ जाता है ना, तो उस समय ऑफिशियल्स ऑपरेशन चलाते हैं, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता होती है। एथिक्स में ये केस स्टडी भी यूपीएससी ने पूछी थी। तो उस समय जो ऑफिशियल्स हैं ना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि डिजास्टर के दौरान किस प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को ट्रीट किया जाए। इस प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बोला गया है स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट चीज़, जो पुलिस स्टेशंस हैं, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स हैं, प्रिजन्स हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फ्रेंडली होंगे। जैसे पुलिस स्टेशन में अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जाना चाहता है ना, तो पुलिस स्टेशन के बाहर एक रैंप होगा जिसके थ्रू वो अंदर आ सके। अगर वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन व्हील चेयर पे है, अगर वो देख नहीं सकता, तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। और साइन लैंग्वेज अगर नहीं आती पुलिस स्टेशन में, तो इंटरप्रेटर जो है उसको बुलाया जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस स्टेशंस में, प्रिजन्स में, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स में होगा। इवन ड्यूटी पे जो डिफरेंटली एबल्ड पुलिसमैन हैं वो भी तैनात हो सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से डील करने के लिए। इस पॉइंट पर राइटर ये बोलते हैं, देखो ये अपने आप में ना समझ से परे है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को 4% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना आईपीएस की पोस्ट, दानिप्स की पोस्ट, मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये अलग से कैडर है दानिप्स का। जैसे अलग अलग सिविल सर्विस होती है ना, जैसे हरियाणा की है एचसीएस, पंजाब की पंजाब सिविल सर्विस, उसी प्रकार से दिल्ली समेत कुछ ये यूटीज का कैडर अलग से है, दानिप्स और दानिक्स। दानिप्स मतलब पुलिस सर्विस और दानिक्स मतलब जो एसडीएम वाली सर्विस होती है। इसके लिए एग्जाम अलग से नहीं होता। जो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो ना, उसी में अगर आपकी रैंक पीछे पीछे आती है तो आपको दानिप्स या फिर दानिक्स मिल जाता है। तो दानिप्स की सर्विसेज में और आईपीएस में 4% का जो रिजर्वेशन है ना, इसमें एग्जेम्पशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू। तो राइटर कहते हैं, एक तरफ देखो आप एग्जेम्पशन दे रहे हो इन सर्विसेज से रिजर्वेशन को, तो फिर मिलेंगे कहाँ पे? मतलब आपने एग्जेम्पशन दे दिया तो पुलिस सर्विस में फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आएंगे कैसे कि वो जो नॉर्मल डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सिटीजन्स हैं उनसे डील कर सकें। पुलिस सर्विस में जब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आएंगे तभी तो वो सिटीजन से डील करेंगे ना। इसके बाद पॉइंट ये बोला जाता है इन स्टैंडर्ड्स में कि देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे वेबसाइट है, ऐप बेस्ड सर्विस है, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि कम्युनिकेशन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के साथ बिल्कुल आसान हो सके। जहाँ पे ब्रेल की आवश्यकता है वहाँ पे ब्रेल का इस्तेमाल किया जा सके। ब्रेल की सहायता से जो ब्लाइंड होते हैं ना वो पढ़ पाते हैं, और उसके बाद जहाँ पे साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो स्टैंडर्ड्स रिलीज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। बट राइटर देखो कुछ कंसर्न्स भी जताते हैं, जैसे कंसर्न्स ये हैं,
स्टैंडर्ड्स में बोला तो है कि पुलिस स्टेशंस में अगर आवश्यकता पड़ी तो इंटरप्रेटर का सहारा लिया जाएगा, ताकि वो ब्लाइंड पर्सन से बात कर सकें या फिर जो लोग सुन नहीं सकते उनसे डील कर सकें। लेकिन बात यह है ना, इतने इंटरप्रेटर मौजूद ही नहीं है, उनको कैसे बुलाया जाएगा? हमारे देश में जितने पुलिस स्टेशन हैं, हर एक पुलिस स्टेशन में वो इंटरप्रेटर कैसे अवेलेबल रहेंगे? दूसरा, देखो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात हो रही है ना पुलिसमैन को, कि ताकि वो एक बार फिर से अवेयर हों डिफरेंटली एबल पर्सन्स की नीड्स के मामले में, इस प्रकार की ट्रेनिंग ना समय समय पर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हो गई और उसके बाद उनको याद ही ना दिलाया जाए। तो ये सेंसिटाइजेशन जो है ना पुलिसमैन का डिफरेंटली एबल पर्सन्स के बारे में, वो समय समय पर होता रहना चाहिए। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो ये जो स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये एक सही स्टेप है सही डायरेक्शन में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स का, ताकि ये वर्ल्ड जो कहा जाता है एबल्ड पर्सन्स के लिए है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात बोली जाती है, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हैं वो सर्वाइवल में पिछड़ ना जाएं। हमें ह्यूमन डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। वर्ल्ड में हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। हमने आज 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।